डीजीपी अभिनव कुमार आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। डीजीपी ने पुलिस कार्यालय का किया निरीक्षण। जनसंवाद कार्यक्रम में भी डीजीपी ने किया प्रतिभाग। 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरे से लौटे गणेश जोशी बोले, पीएम ने केदारनाथ को संवारा है, केदारनाथ में है बीजेपी का माहौल। नरेंद्रनगर में यौन उत्पीड़न रोकथाम पर कार्यशाला आयोजित। आलोक राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित। आयोजन का मकसद महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकना। रामनगर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने की मांग। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की नई योजना। परिवहन निगम लाएगा 190 नई बसें। मैनेजमेंट को 31 दिसंबर तक दिया गया समय। लालकुआ में खाटू श्याम के जयकारों के साथ निकाली गई भव्य निशान यात्रा। निशान यात्रा से पहले ध्वज का पूजन किया गया। उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मसूरी में गुरु सिंह सभा लंढोर के 107वां सालाना दीवान पर नगर कीर्तन। शोभा यात्रा में पंच प्यारे रहे आकर्षण का केंद्र। लंगर के साथ हुआ नगर कीर्तन का शुभारंभ। मसूरी में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई। प्लास्टिक बैग प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई। नरेंद्रनगर में टॉप पूर्णानंद इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। और चमोली में द्रोणागिरी ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स का एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। चमोली द्रोणागिरी ट्रैक पर फंसे 3 ट्रैकर्स का हुआ रेस्क्यू। एक ट्रैकर की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने डीजीपी के सामने नशा, यातायात, महिला अपराध, रफ ड्राइविंग सहित तमाम समस्याओं को रखा। इस दौरान किच्छा विधायक तिलकराज बहेड़ ने जनपद में ओवरलोडिंग और साथ ही सड़क हादसों को लेकर के समस्या गिनाई। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ना ही किसी तरह का कोई हस्तक्षेप सहन किया जाएगा। नशे के बड़े कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं और ये एक छवि बन रही थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलत फहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए, और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या या तो वो स्वर्ग सिधारेंगे या अस्पताल जाए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सख्त से सख्त जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाए। नवंबर 2023 में मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला था। उसके बाद कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही, पहले इन्वेस्टर समिट था, फिर कुछ और
वहाँ पर आयोजन थे देहरादून और आसपास के इलाकों में। फिर आम चुनाव आ गए थे, फिर चारधाम यात्रा, फिर दैवीय आपदा, फॉरेस्ट फायर्स, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा रहा, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ और देहरादून हरिद्वार की तरफ। तो मेरा खुद से मन था कि कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि हमारे किसी भी हालत में मतलब उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना गढ़वाल का क्षेत्र है। और यहाँ मतलब पुराने समय से ये खासतौर से अल्मोड़ा नैनीताल का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कुछ महीनों से श्रम विभाग शाखा खटीमा विवादों में रही है और इसी को लेकर कुछ पात्र महिलाओं का कहना है कि उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ना ही उनको कार्ड प्राप्त हुए हैं। और वहीं जो नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको कार्ड मिलकर राहत सामग्री भी दे दी गई है। तो वहीं संबंधित कुछ महिलाओं का कहना था कि वे लोग अपना कामकाज, मेहनत, मजदूरी छोड़कर लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार टाला मटोली की जा रही है। तो वहीं इस अवसर पर श्रम परिवर्तन अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और 3 महीने के बाद कार्ड मिलते हैं और इसके तहत राज्य सरकार द्वारा शादी, शिक्षा आदि अन्य योजनाओं में फॉर्म भरे जाने पर सहायता राशि दी जाती है। तो वहीं मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि कुछ महिलाओं का कहना है कि 3-4 महीने पहले उनके फॉर्म भरे गए और अभी तक कोई कार्ड उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हमारे पास ये गवर्नमेंट की जो योजना है उत्तराखंड भवन एवं श्रमिक बोर्ड के माध्यम से योजना चल रही है, जिसमें श्रमिकों का हमारे यहाँ पंजीकरण किया जाता है। उसके अंतर्गत पंजीकरण का जो होने के बाद 3 महीने के बाद इनका कार्ड अप्रूव माना जाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो योजनाएँ होती है, जैसे शादी का मैटर हो गया, शिक्षा का मैटर हो गया और आपका ये गैस का मैटर हो गया, तो ये लोग इनका यहाँ से आवेदन करते हैं। तो उनके साथ इनके जो भी सहायता राशि जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से, योजना की तरफ से, ये इनको प्रदान की जाती है। तो उसमें ऐसा था कि मैं तो फिलहाल पिछले के समय में उन्होंने जो जहाँ पे जो चार्ज में थे उन्होंने जैसा किया होगा, पर मैं जो अभी हाल ही में जो मैंने ज्वाइन किया था, मैं अपने ब्रेक के अनुसार मैं उसमें अपना काम कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा होता है, देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, कोई पुरानी होती तो वो ये आपको हो सकता है उसमें उनकी कोई आपत्ति लगी हो। अब आप एक बार आपत्ति लग जाती है तो वो ऐसा तो नहीं कि शेष वाले उसी में उसको अपडेट कर देते, थोड़ा उसमें भी उनको टाइम लगता है उसमें। तो कभी कभी ऐसा था टाइम की वजह से थोड़ा बहुत लेट पहुंच जाता है। बाकी नए रेसिडेंट का कार्ड देखो हमारी आईटी में तो होते हैं, तो हम तो अपनी बिल को हम डेली हम चेक ही करते हैं। किसी और कोई किसी में कोई क्वारी लगानी है तो हम उसको उसमें लिख देते हैं CSC के माध्यम से कि आप इसमें इनकी क्वारी लिखिए, ये इनका प्रमाण इसमें ये गलत है, आप इसको ठीक करके ये इनसे संपर्क करके इसको ठीक करा के अपडेट करके हमारे आईटी में करिए आप शो कर सकते हैं। हमने फॉर्म भर रखा है, सब कुछ करा दिया, वहाँ बोलते हैं ऑनलाइन वाले के पास जाओ, पैसे खर्च कराए, ऑनलाइन वहाँ से कराए। अब यहाँ ये आते हैं तो बोले मैसेज नहीं आया, तुम्हारा ये नहीं आया। हम 4 महीने से भाग रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही, गरीब आदमी किस लिए आ रहे हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़ के आ रहे हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करके आ रहे हैं। ये बात है सर, हम बहुत परेशान हैं। हम सोचते हैं कि सबका मिल रहा है, हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। हम किसी फ्री का नहीं मांग रहे, सरकार ने बोला है तो ही हम आए हैं। अच्छा, तो जो आप हमारे कॉलोनी में हमारा जिनका बाद में करा उनको सामान मिल गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सामान मिल गया, तो क्या ब्लड टेस्ट नहीं हुआ होगा? सब अच्छा लगवा दें। इधर भाग रहे हैं, हम 4-4 घंटे भूखे बैठे रहते हैं यहाँ। हम ये 12 महीने से आ रहे हैं, आज हमें बोला ये नंबर लिखने के लिए, आज हमें चेक कराने के लिए भेजते हैं दुकान पे। हम अभी चेक कराते हैं, दिखा देते हैं, वो एक पर्ची लेके देता है, बोलता है तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है। अब हमको ये पता करना है कि ऑनलाइन होगा कहाँ से, यहाँ अधिकारी करेंगे या दुकान वाला करेगा। जहाँ से हमने यहाँ से बोलते हैं हमको वहाँ जाओ, जहाँ से आपने ऑनलाइन किया है वो करेगा, और वो कहते हैं यहाँ करेंगे, मंडी में जाओ ये अधिकारी करेंगे, ये बोलते हैं वहाँ जाओ। हम ऐसे चक्कर लगाने में उत्तराखंड में
निकाय चुनाव को लेकर पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष और साथी दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने बड़ा दावा किया है। दरअसल हल्द्वानी में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष और साथी दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने दावा किया है कि जल्द ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट में हलफनामा देने के बाद से ही सरकार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और आरक्षण को लेकर समिति का गठन किया गया है, जिसके फैसले के बाद चुनाव प्रतिक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में लोकसभा चुनाव और साथ ही बरसाती आपदा के चलते निकाय चुनाव में कुछ देरी हुई थी और कुछ नगर निकायों में बदलाव किया गया और साथ ही कुछ में परिसीमन का कार्य भी चल रहा है, जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब तय समय पर ही चुनाव संपन्न होंगे, ये उनका दावा है। नगर निकाय के चुनाव की दावेदारी कुछ नहीं थी। पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। पार्टी जिस अनुरूप देखती है, अभी नगर निकायों में पहले तो आरक्षण आने बाकी है। आरक्षण आएंगे तो जिस अनुरूप यदि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण होगा तो पार्टी उस के अनुसार जो नगर निकाय के लिए प्रभावशाली प्रत्याशी होगा उसको पार्टी तय करेगी और जिस कार्यकर्ता को भी कहेगी तो पूरी तरह से तैयार रहेगा, चाहे मैं हूँ या अन्य हूँ। पूरी तरह से चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और सरकार नगर निकायों में जिस प्रकार लोकसभा में 5 लोकसभा जीती है, वैसे निकायों में भी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर महिला एकता मंच ने रामनगर में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटी महिलाओं ने अश्लील सामग्री पर बैन लगाने, स्कूलों के सिलेबस में लैगिंग चैप्टर लगाने और साथ ही महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दिए जाने की भी यहां पर मांग की है। ये जो महिला एकता मंच का आज का ये धरना प्रदर्शन है, ये जो पूरे देश में महिलाओं के जो हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हैं और उसके बाद रेप जैसी घटनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है, तो इन सब के खिलाफ महिला एकता मंच के पूरे रामनगर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहाँ पर हर गांव से महिलाएं निकलकर यहाँ पर आई हैं और इन सब के खिलाफ यहाँ पर एक प्रदर्शन, ये जो महिला एकता मंच का आज का ये धरना प्रदर्शन है, ये जो पूरे देश में महिलाओं के जो हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हैं और उसके बाद रेप जैसी घटनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है, तो इन सब के खिलाफ महिला एकता मंच के पूरे रामनगर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहाँ पर हर गांव से महिलाएं निकलकर यहाँ पर आई हैं और इन सब के खिलाफ यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रही हैं ताकि हमारी जो सुरक्षा के सवाल हैं, जो हमारे बच्चों की स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके सुरक्षा के सवालों को लेकर सारे क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई हैं और अपनी 3 मांगों को यहाँ पर रख रही हैं, जैसे कि महिलाओं के अश्लील चित्रण, पोर्न जैसी फिल्में, इन पर सख्ती से रोक लगाई जाए और इसे गैर जमानती घोषित किया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है वह है महिला एकता मंच को वास्तविक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बराबरी का दर्जा दिया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग है वह है लैंगिक समानता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, वह सुरक्षा बलों, प्रशासन, न्यायपालिका, वो समाज में महिलाओं को इन सब के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। अल्मोड़ा नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग कारब के समीप पहाड़ दरकने से सड़क मार्ग पर यातायात का खतरा पैदा हो गया है। आए दिन पहाड़ से पत्थर के बोल्डर और साथ ही मलबा आने से यात्रियों के जीवन का जंजाल बन गया है, जबकि ये सड़क मार्ग अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने विभागीय टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने एनएच अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लैंडस्लाइड की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मुख्य विकास अधिकारी और डीएम के साथ इसका विजिट किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क डेवलप हो गया है और इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं
एनएस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल हायर लेवल पे मीटिंग हुई है, CADC को किया है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको कहा है कि उन लोगों को बुला के एक डेली बेसिस की स्थापना कर दें, और दूसरा अन्य जहाँ पे मलबा हटा सकते हैं हटा लें, और जो कुछ तकनीकी अपने विशेषज्ञों को दिखाते हैं उपचारात्मक कार्रवाई। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी 5 मंत्री केदारनाथ क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे के बाद देहरादून पहुंचकर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ को संवारा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई की आपदा के बाद वहां के प्रभावित व्यापारियों के लिए 10 करोड़ की राहत राशि दी है, जिससे कि क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। आज मैं बाबा केदार की धरती से 3 दिन के दौरे पर लौट कर आया हूं, और मोदी जी ने जो केदारनाथ के कायाकल्प के लिए किया है, 2013 के बाद जो उसका स्वरूप तहस नहस हो गया था, उसको संवारने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग उसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुलाई की आपदा के बाद जो एक 10 करोड़ का पैकेज वहां के खच्चर वाले, वहां के छोटे व्यापारी, अन्य वर्गों को वहां पर दिया है, जिससे 5,600 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, उसका संदेश पूरे क्षेत्र में है। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित करवाने के मकसद से टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में नरेंद्रनगर तहसील सभागार में विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला पुरुषों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी महिला पुरुषों को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। और उन्होंने आगे बताया कि किस तरह से नियमानुसार समितियों का गठन, यहाँ पर हैरेसमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर निस्तारित करने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाया गया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी, एडवोकेट राजपाल सिंह भी कार्यशाला में मौजूद थे। आज की ये जो कार्यशाला थी माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित की गई है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, उसके प्रतिषेध के संबंध में 2013 का जो हमारा अधिनियम है, उसके संबंध में एक जागरूकता कार्यशाला यहाँ तहसील सभागार में की गई है, जिसमें तहसील स्तर के सभी प्रमुख विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विभागों की जितनी हमारी महिला कर्मचारी थी और साथ में कुछ पुरुष कर्मचारी भी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, जिनको इस जो हमारा 2013 का अधिनियम था उसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उनको इंटरनल कमेटी के बारे में, लोकल कमेटी के बारे में, और इस कमेटी के द्वारा कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में किस प्रकार से जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बताया गया। कानून के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही जो प्रतिभागी अगर थे उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया गया, और ये अपेक्षा की गई कि हमारे तहसील स्तर पर जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जो हमारी इंटरनल कमेटी है उसका नियमानुसार गठन किया जाए, तथा सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी प्रकरण में इमीडिएट और उचित कार्रवाई की जाए। आज जिला विधिक प्राधिकरण विभाग द्वारा जो एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें माननीय त्रिपाठी जी ने, जो सीनियर जज हैं, उन्होंने आज हमें जानकारी दी पॉश एक्ट के बारे में, जो 2013 में बनाया गया था, और जिसमें हर डिपार्टमेंट में इंटरनल कमेटी का गठन होना है, उसके बारे में आज सर ने विस्तृत जानकारी दी। उसके सारे सेक्शंस के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से हमने उन सेक्शंस को लागू करना है, किस तरह से अपने विभाग में हमें कमेटी बनानी है, जो कि अति आवश्यक है, और अगर ये कमेटी विद इन टाइम नहीं बनी तो ये पनिशेबल एक्ट होगा। और इस तरह की कमेटी अगर हर विभाग में बना दी जाएगी तो ये
बिल्कुल आने वाले समय में महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके केदारघाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से तमाम व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को ट्रांसफर की है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि आपदा को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपदा से जिन क्षेत्रों में व्यवसायियों को नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया गया। केदारघाटी में सर्वाधिक नुकसान व्यवसायियों का हुआ है, उनके लिए डीपीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जहां ऐसी क्षति हुई है वहां पर जल्द ही सरकार द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं। निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहां पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की क्षतियाँ हुई हैं वहाँ पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम BS 6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसके बीच अक्टूबर महीने में डीजल की 130 BS और 6 बसें आएंगी और 30 बसें CNG की और अन्य 30 बसें दिसंबर महीने तक आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS 6 डीजल की और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। लालकुआ में श्री श्याम परिवार और साथ ही श्री श्याम कृपा महिला परिवार के निरीक्षण में शनिवार को श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें कमेटी द्वारा निशान यात्रा से पहले ध्वज का पूजन किया गया। यात्रा में ध्वज लिए श्रद्धालु भक्ति की धुन पर थिरकते चल रहे थे और निशान यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। निशान यात्रा में आगे चल रही फूलों से सजी बाबा श्याम की सवारी जो कि यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी, जिसमें सवार बाबा श्री खाटू श्याम के दर्शन को हर कोई देख निहारे जा रहा था। यात्रा में खासी तादाद में शामिल श्रद्धालुओं के हाथों में श्री श्याम ध्वज लिए महिलाओं की टोली चल रही थी और ये निशान यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर से राजकीय इंटर कॉलेज संकीर्तन स्थल तक निकाली गई। इस मौके पर मौजूद भक्तों ने कहा कि श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव पिछले 7 से मनाते आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि श्याम कानपुर, पीलीभीत, बरेली से कलाकार यहां पहुंचे जो सुंदर सुंदर भजनों से बाबा का गुणगान करेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। इस मौके पर श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव के अध्यक्ष सोनू गोयल, पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, निर्वर्तमान चेयरमैन लालचंद सिंह, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
मसूरी में गुरु सिंह सभा लंढोर का 107वां सालाना दीवान नगर कीर्तन शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर गुरुद्वारे लंढोर में भोग अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और साथ ही व्याख्यान का आयोजन किया गया और गुरु का लंगर के बाद नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश गुरु पर्व को समर्पित गुरु सिंह सभा लंढोर मसूरी का 107वां 2 दिवसीय सालाना गुरुमत समागम शुरू हो गया है। पहले दिन लंढोर गुरुद्वारे में भोग अखंड पाठ, शब्द कीर्तन व साथ ही व्याख्यान किया गया और गुरु के लंगर के बाद नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन शोभा यात्रा बैंड बाजों और साथ ही अखाड़ों के साथ लंढोर गुरुद्वारा से शुरू होकर मलिंगार, लंढोर चौक, लंढोर बाजार, साथ ही शहीद भगत सिंह चौक और माल रोड होते हुए गांधी चौक तक गई। रास्ते पर श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान का आयोजन कर रखा था। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में बैंड के साथ ही गुरु नानक बालक और साथ ही गुरु नानक बालिका का बैंड सहित पावंटा सहित से आई पालकी साहिब वाहन में गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन के लिए गए। तो वहीं नगर कीर्तन के पंच प्यारे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान गतका पार्टी के तलवारबाजी के हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित किया। करते हैं गुरु सिंह सभा को और सभी गुरु सिखों को। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने कितना अपना वो कर्म किए हैं इस देश के लिए और कितना उन्होंने सेवा की है। उनको तो हमेशा हमेशा हमारा सर झुका रहेगा। आज जो यहाँ पर मसूरी में सालाना दीवान का जो डोली निकाली जा रही है, ये 107 सालों से निकाली जा रही है और इससे बहुत ही सुंदर भाईचारे का एक जो है मैसेज जो है जाता है आगे। और सभी धर्म मिलके, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मसूरी का एक अपना अलग ही रहा है कि जिसमें यहाँ के सब लोग मिलजुल कर सभी धर्मों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये धर्म स्वभाव का, धर्म का प्यार का एक बहुत बड़ा सहयोग का, जिसमें आपने देखा होगा कि सभी धर्मों के लोग जो है आज गुरु सिंह सभा के साथ में चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज है ये सभी के लिए। और गुरु सिंह सभा और गुरु सिख जो गुरु जी के जो चेले हैं और जो सरदार हैं, जितने भी पंजाबीज हैं, उनको हम हमेशा हेड्स ऑफ सलाम उनके लिए कि उनका जो जज्बा है काम करने का, सेवा का, भाव का, उसके लिए हम हमेशा अपना नमस्कार करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।